जी जी, आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना कहाँ रख दूँ। पसीने से तरबतर जानकी रसोई से अपनी जेठानी के लिए उसके कमरे में खाना लाकर पूछती है। फूल की बड़ी थाल जानकी के हाथ में देखते हुए उसकी जेठानी शीला कहती है, तेरी औकात है इस थाली में खाना खाने की। यह सुनते ही जानकी ने धीमे स्वर में जेठानी से कहा, नहीं जीजी, मैं तो आपके लिए लाई हूँ। यह सुनते ही उसकी जेठानी का लहजा नरम हो गया और आंखों से इशारा करती हुई कहती है, ठीक है रख दे। और जैसे ही जानकी फूल की थाल में भोजन रखकर जाने लगती है, जेठानी तुरंत कहती है, फूल के बड़े वाले गिलास में पानी लाना मेरे लिए। यह सुनकर जानकी कहती है, जी जी जी। और जानकी रसोई से फूल के बड़े गिलास में पानी लाकर शीला के कमरे में रखते हुए कहती है, जी जी भोजन कर लीजिएगा। यह सुनकर शीला कहती है, जा जा मैं कर लूँगी, जाते जाते मेरा किवाड़ भेड़ देना। यह सुनकर जानकी शीला के कमरे का किवाड़ भेड़ देती है और रसोई घर में सासू माँ के लिए भोजन की तैयारी करने लगती है। इतने में सासू माँ की आवाज़ आती है, क्यों री जानकी, कितनी देर लगाएगी? क्या आज समय पर खाना नहीं मिलेगा? यह सुनते ही जानकी झट से सासू माँ की भोजन की थाल तैयार कर ले जाती हुई कहती है, जी माँ जी लाई। और ले जाकर सासू माँ के कमरे में भोजन की थाल रखते हुए कहती है, माँ जी आम की चटनी लेगी क्या? यह सुनते ही सासू माँ कहती है, हाँ हाँ दे दे। कैसी बनाई है? अपने स्वाद की तो नहीं बनाई, तुझे पता है ना मुझे मीठा पसंद है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना। जी अम्मा जी मैंने डाल दिया है। और झट से रसोई से आम की चटनी लाकर सासू माँ की थाल पे रख देती है। अब जा यहाँ पर खड़ी ही रहेगी मेरे सिर पर, जा मेरे बेटे के लिए खाना तैयार कर। आज सुबह से तीसरा पहर होने को आया, लेकिन जानकी के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। कोई जानकी को यह कहने वाला नहीं था कि तू भी समय से भोजन कर ले। कारण जानकी एक गरीब बाप की बेटी थी और उस पर उसका सांवला रंग। जानकी तुरंत अपने जेठ और अपने पति के लिए भोजन की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों आ जाते हैं और जानकी दोनों के लिए भोजन की थाल लगाकर रात्रि के भोजन की तैयारी करने लगती है। आज जानकी का उपवास हो गया। जानकी की जेठानी तो रसोई में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि वह बड़े बाप की बेटी थी और दहेज में बहुत कुछ लाई थी। रूप रंग की भी धनी थी। यह बात और है कि जानकी नाक नकस में सबसे आगे थी। उसके लंबे खुले केस मानो हवा में लहराकर उसके चेहरे की आभा को बढ़ा देते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को की चितवन मुख से बिना बोले भाषा बया करती थी। होठ कमल की पंखुड़ी थे, लंबी छरहरी काया, लेकिन बस केवल अपने श्याम वर्ण से मात खा जाती थी। क्या सांवला रंग का होना इतना अभिशाप होता है कि उसे हर जगह अपमानित होना पड़ता है? कभी घर में, कभी समाज में, कभी रिश्तेदारी में, किसी के भी घर के आगमन पर सासू माँ जिठानी को ही सब कुछ समझती थी। हर वक्त उसी की बड़ाई। जानकी का कहीं नाम निशान भी नहीं रहता था। उसका नाता तो बस केवल घर के काम की जिम्मेदारियों तक ही था। सासू माँ की आंखों की दुलारी तो केवल शीला ही थी। जानकी तो प्रकृति से बहुत लगाव था। वह हर बेजान वस्तु से भी प्यार करती थी। उसका ऐसा मानना था कि हर सजीव निर्जीव को अपने द्वारा भेजे गए मन के भाव से उसका प्रत्युत्तर जरूर आता है। इसीलिए वह हर बेजान वस्तु से भी बहुत लगाव रखती थी। आज वह अपनी श्याम वर्ण कान्हा के लिए बगीचे से फूल लेने गई थी और वह जब तब अपनी श्याम से अपने सांवले रंग को लेकर लड़ती रहती थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वह आनंदित भी थी कि उसका रंग उसके इष्ट जैसा है, जिसको वह बचपन से बहुत मानती आई है। अचानक हवा की झोंकों ने जानकी के केसों को लहरा दिया और वह इस मदमस्त पवन में झूमकर नील गगन को देखते हुए नाच उठी।
इतने में ही तितली और भंवरे भी उड़ते हुए जैसे उसकी इस खुशी में शामिल हो गए। अचानक एक तितली का पंख उसके हाथ से टकराया और उसने अपने सारे रंग उसकी हथेली पर बिखेर दिए। जानकी अपनी हथेली पर उन रंगों को बड़े ध्यान से देख रही थी और होली से छूकर बहुत खुश हो रही थी, जैसे तितली के हर रंग उससे बात कर रहे हो। इतने में ही हल्की फुहारों ने भी दस्तक दे दी। उधर से उड़ता हुआ भंवरा जानकी के कानों में जाने क्या गुनगुना गया। आज जानकी मानव प्रकृति की मौन भाषा को बखूबी समझ रही थी और उसी की भाषा में प्राकृतिक संग गले मिल रही थी। नाचती ही रहोगी या घर में कुछ काम भी है? अचानक यह आवाज जानकी के कानों में टकरा गई। यह आवाज उसके पति की थी, जिसने उसको कभी प्यार से देखा भी नहीं था। कारण सिर्फ हर बार उसका यह सांवला रंग ही था। इस रंग ने कभी उसको किसी के करीब ना आने दिया था। शायद यही कारण था कि वह अकेले में कभी अपनी कृष्ण से बातें करती, कभी वह प्राकृतिक संग मेलजोल बढ़ा लेती, जो उसके सच्चे साथी थे। उनको उसके इस रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जानकी ने आज तक किसी को पलटकर अपनी जुबान से कोई जवाब नहीं दिया था। कितना भी तिरस्कृत होने के बाद भी उसे याद है कि उसके पिता ने किस तरह गरीबी से जूझकर उसकी शादी की थी। वह अपने पिता के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हर चुनौती का सामना करती जा रही थी। कभी सास सुलहाना मारती तो कभी जिठानी, कभी जेठ कुछ सुना देते तो कभी ससुर। उसका अपना पति भी उन्हीं की ओर से उसे आंख तरेरता हुआ निकल जाता। जानकी केवल अपने हौसलों के बल पर, अपने गुणों के बल पर इस घर में पैर जमाए हुए थी। कहते हैं ना, स्त्री कितनी भी कोमल हो, लेकिन उसका हौसला किसी चट्टान से कम नहीं होता है। यदि वह अपने पर आ जाए तो रणचंडी कालिका भी रूप धारण कर लेती है। लेकिन जानकी अपनी सौम्यता के लिए मशहूर थी। उसकी जुबान में तो मिठास भरी रहती और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, बस जानकी के चेहरे की यही पहचान थी। जानकी पूजा के फूलों को चुनकर घर में कदम रखते ही मंदिर के पूजा पाठ में जुट गई और सांझ का दिया प्रज्वलित कर मानो घर में आशाओं की किरण भर दी हो। जरा देर में सासू माँ की कर्कश आवाज आती है, महारानी आज खाने में क्या बनना है, कुछ पता है? देर हो रही है। इतना सुनते ही जानकी रसोई में जाकर कहती है, जी माँ जी, जो आप बताएगी वही बनाऊंगी। आज भरवा बैंगन और कटहल बना ले, मेरी बड़ी बहू को बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी। और अपने ससुर के लिए खीर कचौरी बना देना। यह कहकर सासू माँ मुँह चढ़ाकर घूरती है, रसोई में चली जाती है। जानकी झट से खाने की तैयारी में जुट गई। जानकी के हाथों में बहुत स्वाद था, जैसे खाना बनाने की पाक कला का जादू उसके हाथों में भरा हो। कोई भी चीज जानकी बना देती तो घर में आए हुए मेहमान उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन मजाल है, घर के किसी भी सदस्य ने उसकी तारीफ की हो। जानकी उन सब के मुंह से अपने लिए दो अच्छे शब्द सुनने को तरस गई थी। सासू माँ के मुंह पर तो बस केवल बड़ी बहू की ही बड़ाई रहती थी, लेकिन इन सब बातों को जानकर अनसुना करती आई थी। उसे तो अपने पिता के कई वचन याद थे। जब भी वह परेशान होती तो उसके पिता उसके कानों में यह बात कहते, बेटी हर रात के बाद सवेरा होता है। कितनी भी गहन अंधेरी भरी रात हो, लेकिन भोर की सुबह की आशा की किरण कभी साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए रात के बाद दिन का होना प्रकृति का नियम है। उसी तरह जीवन में हर दुख के बाद सुख आता ही है। और वह अपने पिता की कही इन बातों को याद कर और नई नवीन आशाओं से भरकर पुनः अपने जीवन की राह में दौड़ पड़ती है। अरे जानकी, तुझे पता नहीं है, आज तुम्हारी जेठानी यानी मेरी बड़ी बहू शीला की शादी की सालगिरह है। देख घर में कितना काम है, बहुत सारा खाना बनाना है,
अभी महाराज छुट्टी पर से आए नहीं है जो तेरी खाने में बनाने में मदद करेंगे, सजावट भी करनी है। यह सुनते ही जानकी के सिर से पांव तक बिजली दौड़ गई। वह झट उठकर घर के काम धाम में लग गई। बड़ी बहू की सालगिरह को लेकर सासू माँ की चिंता देखकर जानकी को वह दिन भी याद आया जब 6 महीने पहले ही उसकी शादी की सालगिरह थी। इस घर में कोई चहल पहल नहीं दिखाई पड़ रही थी, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। वजह यही थी कि वह एक गरीब बाप की बेटी थी। वह दहेज में इतना सब कुछ ना ला पाई थी और उसकी जेठानी के मायके वालों ने दहेज से इन ससुराल वालों का मुंह बंद कर दिया था। और तो और जानकी के अपने पति ने भी यह बात कह के उल्हाना मार दिया था कि सालगिरह मनाने के लिए पैसे होने चाहिए। कभी देखे हैं अपनी इन कोरी आंखों से। और जानकी चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में महाराज के खांसने की आवाज़ आती है। अम्मा जी प्रणाम, यह कहकर उर्मिला देवी जानकी की सास के चरण स्पर्श करता हुआ बोला। महाराज को देखकर उर्मिला देवी बहुत खुश होती हुई कहती है, अरे वाह, आ गए तुम, और तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है। लग रहा है तुम्हें बड़ी बहू की सालगिरह का दिन याद था, इसीलिए इस खास दिन पर तुम आ गए। यह सुनकर महाराज रसोइया कुछ नहीं बोलता है और अम्मा जी क्या बनेगा यह कहते हुए बात को पलट देता है। अरे बनने को तो जितना बना लो उतना ही कम है। जाओ, जानकी रसोई में है, पूछ लो जाकर उससे। महाराज रसोई में आते ही जानकी के पैर छूकर कहता है, छोटी बहू प्रणाम। जानकी यह देखकर कहती है, अरे नहीं महाराज जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे पैर ना छुआ कीजिए। यह सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं बहू जी, आप भी वैसे ही मेरे लिए है जैसे इस घर के सब लोग। लाइए मैं बनाता हूँ सब कुछ। और महाराज रसोई में सब्जियाँ काटने में जुट जाती है। धीरे धीरे सारी तैयारी हो जाती है और सांझ की पहर आते आते घर में पार्टी का माहौल हो जाता है। शीला खूब सारे जेवर गहनों से सजकर तैयार होती है और सभी लोग आकर उसे विवाह की वर्षगांठ की बधाई देते हुए उपहार देते हैं। अरे बड़ी बहू, अपने सारे उपहार अपने कमरे में बंद कर देना, क्योंकि भीड़ बहुत है, कुछ भी गुम हो जाने का डर है। सासू माँ ने चिंता जताते हुए कहा, जानकी से तो आज तक किसी ने पूछा भी ना था कि तुझे उपहार में क्या मिला है, या तूने जेवर के नाम पर हाथ में अंगूठी भी पहनी है या नहीं। धीरे धीरे समारोह खत्म होने को आता है और दूसरे दिन की सुबह अचानक शीला के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे अरे, मेरा सोने का हार गुम हो गया। जरूर जानकी ने ही लिया होगा, क्योंकि उसकी नज़र मेरे गहनों पर थी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। यह सुनते ही उर्मिला देवी दौड़ती हुई अपनी बड़ी बहू के कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। पूरा हाल बताकर बड़ी बहू अपनी सासू माँ के गले से लिपटकर रोने लगती है। यह सुनते ही जानकी भी कमरे में आ जाती है। जानकी को देखते ही उर्मिला देवी उसे घूरते हुए कहती है, क्यों रे, तूने लिया है क्या इसका हार। यह सुनते ही जानकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह कहती है, नहीं सासू माँ, मैंने नहीं लिया। लेकिन उसकी बात का विश्वास कौन करने वाला था। उसने विश्वास दिलाने के लिए जल की कसम भी उठा ली, लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। सबने समझ लिया था कि हार जानकी ने ही चुराया है। जानकी सब कुछ सह सकती थी, लेकिन चोरी का इल्जाम अपने ऊपर कभी नहीं सह सकती थी। वह अपने ऊपर यह इल्जाम लगते देख रोने लगी।
इतने में जानकी का पति भी आकर जानकी को झड़क कर पूछता है, सच सच बता, तूने हार लिया हो तो दे दे भाभी को। इस पर जानकी सिसक सिसक कर रोते हुए कहती है, मैंने नहीं लिया हार। मैं गरीब घर से जरूर हूँ, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मुझे चोरी की आदत नहीं है। जानकी की रातों की नींद और दिन का चैन खो चुका था। वह अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। जब उसने ठान ली कि वह हार ढूंढ कर ही रहेगी, क्योंकि जब समारोह खत्म हो चुका था तब उसने भली भांति देखा था कि उसकी जेठानी ने हार पहन रखा था, क्योंकि जब उसने रात्रि का भोजन दिया था तो उसकी जेठानी ने जानकी से कहा था, देखो गोरे गले में हार कितना खिल रहा है। उस वक्त जानकी ने बड़े ध्यान से उनके गले को देखा था। इसके बाद सीधे जेठानी अपने कमरे में गई और उसके बाद उस कमरे में कोई नहीं गया। अब तो जानकी की आंखें बिल्कुल जासूस की तरह काम कर रही थी। वह हर वक्त हर कोने में नजर गड़ाए हुए थी, आने जाने वालों पर भी, कि हार का कोई सुराग मिल सके। जानकी ने रसोइया महाराज से पूछा, महाराज जी यह बताओ, क्या आपको लगता है मैं जीजी का हार चुराऊंगी? इस पर महाराज बोले, नहीं छोटी बहू, ऐसा मत कहिए। बड़ी बहू की आदत है हमेशा कोई ना कोई आप पर लांछन लगाने की। उनका हार उनके कमरे में ही निकलेगा, आप देख लीजिएगा। महाराज की यह बातें सुन जानकी को थोड़ा चैन आया, लेकिन जब तक हार आंख के सामने न आ जाए जानकी को कहाँ आराम। जानकी और महाराज दोनों रात्रि के भोजन की तैयारी में जुट गए, लेकिन जानकी का पूरी तरह चौकन्ना दिमाग आने जाने वालों पर पूरा लगा हुआ था, भले वह घर का ही आदमी क्यों ना हो। उधर से ससुर जी की आवाज आती है, क्यों जानकी, मिला बड़ी बहू का हार? यह सुनकर जानकी को बड़ा अजीब लग रहा था। घर के सब लोग उसी से क्यों पूछ रहे थे, जैसे लग रहा है कि हार उसके पास से ही निकल आएगा। इतने में दरवाजे पर खटखट हुई तो जानकी के जेठ और उसके पति घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जानकी उन लोगों को भी बड़ी चौकन्ना निगाह से देखती है। इतने में उसने देखा जेठ जी अपने कमरे में गए और अंदर खुसर फुसर की आवाजें आने लगी। जानकी ने पूरी तरह से अपने कान दरवाजे के बाहर से लगा रखे थे और वह थोड़ी ही देर में खाना ले जाने के बहाने जिठानी के कमरे में दाखिल हो गई। इतने में उसने देखा कि वही हार जेठानी के हाथ में है। यह देखकर जेठानी तुरंत अपने हाथों को छुपाने लगी, लेकिन इस बार जानकी चुप नहीं रहने वाली थी। उसने झट से पूछ लिया, क्यों जीजी, हार कहाँ से मिला? अब उसकी जेठानी के पास कोई जवाब नहीं था, बोलने में जुबान लड़खड़ाने लगी थी। जानकी ने पास खड़े जेठ जी से भी यही सवाल पूछा, जेठ जी बताइए हार कहाँ मिला? इतने में जेठ जी ने कहा, अरे इसका हार का लॉक टूट गया था, मैं उसे लगवाने दुकान पर ले गया था। यह कहते हुए उन्होंने कहा, अरे शीला तुमने बताया नहीं। यह सुनकर शीला उल्टा बड़बड़ाने लगी, अरे नहीं बताया तो कौन सा आसमान फट पड़ा, मैंने भी तो केवल जानकी से पूछा ही था। इस पर जानकी तुरंत बोल पड़ी, नहीं जीजी, आपने पूछा नहीं था, आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था और यह बात घर के सभी लोग जानते हैं। और जानकी उसी हार को लेकर अपनी सासू माँ और ससुर जी के पास गई और कहा, लीजिए अम्मा जी, पिताजी देखिए हार मिल गया। जेठ जी ले गए थे इसे दुकान में इसका लॉक लगवाने और जीजी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। यह सुनकर उर्मिला देवी और जानकी के ससुर रमाकांत जी हैरानी में पड़ गए, लेकिन उर्मिला देवी बात को तुरंत संभालते हुए कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, चलो मिल गया, उसने तो केवल पूछा ही था। इस पर तुरंत जानकी बोली, अम्मा जी झूठ मत बोलिए, आपने भी मुझ पर इल्जाम लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
यह सुनकर उर्मिला देवी कहने लगी, जानकी तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। कभी वापस यहाँ लाने को ना कहूँगी अपने बेटे से। यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, सोच ले। उर्मिला देवी के मुंह से यह बात सुनकर पास खड़े रमाकांत जी कुछ न बोल सके, जबकि रमाकांत जी यह समझ रहे थे कि जानकी पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन आज उन्होंने भी जानकी की तरफदारी करते हुए कहा, उर्मिला चुप हो जाओ। जब जानकी ने चोरी नहीं की तो उस पर क्यों इल्ज़ाम लगाया गया, और यह बात मुझ तक कैसे आई? पहले घर में ठीक से देख लो, तब किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। जानकी अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। उसे आज अपने पिता की बहुत याद आ रही थी और उसने ठान लिया कि मन में कि अब वह थोड़े दिन अपने मायके अपने पिता के पास चली जाएगी। इतने में रसोइया महाराज जानकी के कमरे में आकर बोले, देखा छोटी बहू, मैंने कहा था ना, वह हार बड़ी बहू के कमरे से ही निकलेगा। लेकिन जानकी का रोना कम नहीं हो रहा था। जानकी सासू माँ के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, मैं अपने पिताजी के घर अपने मायके जाना चाहती हूँ। इस पर उर्मिला देवी कहती है, जा जा, तेरे बिना कौन सा यहाँ काम रुक जाएगा। अब तो महाराज आ ही गए हैं। अपनी सासू माँ के मुंह से यह सब बात सुनकर जानकी अंदर से और बुझ जाती है और वह रोती हुई अपने कमरे में अपना सामान रखने लगती है। इतने में पीछे से जानकी का पति अंदर दाखिल होता है और पूछता है, क्यों री, किधर तैयारी कर ली तुमने? जानकी अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं देती और वह बिना रुके अपनी तैयारी करने लगती है। जानकी का कोई जवाब ना पाकर उसका पति उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, किधर जा रही है? क्या तुझे सुनाई नहीं पड़ता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यह सुनकर जानकी अपने पति को जवाब देते हुए कहती है, आपसे क्या मतलब, मैं रहूं या न रहूं, आपको कौन सी मेरी फिक्र पड़ी है, जाइए। यह सुनते ही जानकी का पति उसे झड़कता हुआ कहता है, जरा सा रंग रूप होता तो पता नहीं क्या करती। और यह कहता हुआ कमरे से चला जाता है। थोड़ी ही देर में जानकी के कमरे में उसकी सासू माँ आ जाती है और कहती है, तैयारी कर ले तो बता देना, महाराज जाकर तुझे छोड़ आएगा। यह सुनकर जानकी तुरंत महाराज जी के पास जाती है और कहती है, महाराज जी चलिए। अपनी तैयारी समेत जानकी उर्मिला देवी के पैर छूती है, लेकिन वह अपना पैर हटा लेती है। इसके बाद जानकी अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वह निराश होकर महाराज जी के साथ अपने मायके के लिए चल देती है। रास्ते में महाराज जी की आंखों में आंसू भरे देख जानकी समझ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है। लेकिन महाराज से रहा ना गया, उसने जानकी से कह ही दिया, छोटी बहू, क्या आपको छोड़ने मालकिन के छोटे बेटे नहीं आ सकते थे? यह सुनकर जानकी कहती है, महाराज जी, मेरे पति को मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती, मुझे नहीं पता, एक बार तो मुझसे कहते। यह सुनकर जानकी भी रो पड़ती। जानकी को रोता देख महाराज जी कहते हैं, छोटी बहू, आप रोइए मत, आप चिंता ना कीजिए, आपको छोड़कर मैं भी कुछ दिन के लिए अपने गांव फिर से चला जाऊंगा। फिर जब इन लोगों को अपने हाथों से एक गिलास पानी लेना पड़ेगा, तभी आपकी कद्र पता चलेगी इन्हें। बड़ी बहू तो अपने कमरे से निकलने वाली भी नहीं है, मैंने आज तक उनको एक कटोरी धोते नहीं देखा है। लेकिन मालकिन ने आज तक बड़ी बहू को कुछ नहीं कहा और आप सारा घर का काम संभालती है। आपकी हर कोई तारीफ करता है, लेकिन मालकिन के मुंह से मैंने आज तक कभी आपके लिए
दो अच्छे शब्द नहीं सुने। जानकी यह सब भली भांति जानते हुए भी कुछ नहीं बोलती और महाराज से कहती है, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है महाराज जी, कभी तो वह मेरी सुध लेगा। और जरा देर में जानकी का घर आ जाता है। दरवाजे पर खटखट होते ही जानकी के पिता मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हैं और जानकी को महाराज जी के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। अंदर स्वागत करते हुए बुलाते हैं और जानकी से पूछते हैं, क्या हुआ, दामाद राजा नहीं आए? यह सुनते ही जानकी ने बात को संभाल लिया और कहा, उन्हें कहीं काम से बाहर जाना था, इसीलिए मैं महाराज जी के साथ आ गई। यह सुनकर जानकी के पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा बैठो। और उनके स्वागत के लिए जानकी की माँ जानकी और महाराज के लिए मीठा पानी लेकर आते हैं। यह देखकर महाराज जी तुरंत बोलते हैं, अरे आप कष्ट ना करें, मैं बस चलता हूँ, छोटी बहू का ख्याल रखिएगा। और यह कहते हुए महाराज वापसी की ओर चल पड़ते हैं। महाराज के जाते ही जानकी के पिता ने जानकी से पूछा, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर जानकी कहती है, जी पिताजी सब ठीक है। क्योंकि जानकी अपने ऊपर की बीती बताकर अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी और मुस्कुराती हुई अपने पिता को जवाब देती हुई कहती है, सासू माँ भी ठीक है, जेठानी भी ठीक है, घर में सब वहाँ कुशल मंगल है। मैं तो बस यूं ही आ गई, बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। अच्छा ठीक है, पहले ये बता तू इतनी दुबली क्यों हो गई है? क्या तू ठीक से अपना ध्यान नहीं रखती? खान पान तो ठीक है ना? यह सुनकर जानकी हंस पड़ती है और कहती है, पिताजी पेट तो उतना ही खाएगा जितनी भूख होगी, मैं बहुत ज़्यादा कब खाती थी, लेकिन फिर भी तू दिखने में ठीक ठाक तो थी, इस बार तो तू बहुत ही ज़्यादा दुबली मुझे दिख रही है। पिता के कोमल हृदय में जानकी से कहा। इतने ही देर में जानकी की कुछ सहेलियां आ जाती हैं और जानकी को देख बहुत खुश होती हैं। जानकी भी उनके साथ कुछ देर के लिए चली जाती है। सांझ होते होते घर वापस आ जाती है। जानकी को देख उसके पिता कहते हैं, बेटी तेरे पास कोई और साड़ी नहीं है? क्योंकि जानकी ने जो साड़ी पहनी थी वह झीनी और मैली सी थी। उसे देखकर उसकी माँ ने कहा, हम गरीब हैं लेकिन इतना भी नहीं है, मैं कल ही तेरे लिए 4-5 अच्छी साड़ियाँ बाजार से ले आता हूँ। क्या दामाद जी तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? इस पर जानकी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे में चली जाती है। वह क्या बताती कि उसके ससुराल में घर तो इतना बड़ा है, लोग इतने हैं, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। वह तो बस वहाँ एक काम करने वाली नौकरानी जैसे रहती है। और दूसरे दिन उसके पिता बाजार से जानकी के लिए साड़ियाँ लाकर उसे देते हुए कहते हैं, सिर से पांव तक साड़ी का होना एक सभ्य औरत की निशानी है। जानकी उन साड़ियों को ले जाकर उनमें से एक साड़ी तुरंत पहन लेती है और अपने पिता को कुछ नहीं बताती है। बताती भी तो क्या, उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपने पिता को दुख देने के अलावा। जानकी सारा दिन सारी रात अब यही सोचती रहती कि वह ससुराल में अपने साथ हो रहे वह बाहर को अपने माँ पिता से बताए या नहीं, क्योंकि अभी भी उसके मन मस्तिष्क पर हार की चोरी का इल्जाम भूला नहीं था। वह अपने पिता से क्या बताती कि वह उनके बताए उसूलों पर ही चल रही है और अपनी किस्मत में अच्छे दिन आने का इंतजार कर रही है। जब से जानकी अपने मायके आई है तब से उसकी सखियों का तांता उसके घर पर ही लगा रहता है। आज सखियों का झुंड फिर से जानकी को बुलाने आ गई। जानकी भी घर का सारा काम खत्म करके अपने पिता को बताकर उन सखियों के साथ चल दी, क्योंकि जानकी की माँ जानकी के मामा के घर गई है। सावन के दबे पांव आहट हो चुकी थी। हर तरफ आम के बोर झूल रहे थे।
बागों में मदमस्त प्राकृतिक यौवन छाई हुई थी। हर तरफ हरियाली, हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का खिलना और मुस्कुराना। ये नज़ारा जानकी को बहुत भा रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही इन सब के बहुत करीब थी। इतने में ही सखियों ने मजबूत डाल पर झूला डाल दिया और जानकी को उस पर बैठाकर झूलाना शुरू कर दिया। और सावन के प्यारे प्यारे गीतों के संग सब सखियां और जानकी प्रकृति का लुत्फ उठा रही थी। इतने में ही पास के तालाब से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। यह आवाज इतनी तेज थी कि सभी का ध्यान उधर चला गया। जानकी समेत सारी सखियां उस तालाब के पास गई तो देखा यही कोई 14-15 साल का बच्चा डूब रहा था। वह तालाब गहरा भी था। जानकी और सखियों में घबराहट मच गई और सब सोचने लगी यह डूबकर मर जाएगा। इतने में जानकी ने तालाब में छलांग लगा दी। उस बच्चे को बचाने के लिए सखियां जानकी को रोकती रही। जानकी डूब जाओगी, उस बच्चों को बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान भी चली जाएगी। यह तालाब बहुत गहरा है। लेकिन जानकी कुशल तैराक थी। वह अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस बच्चे के प्रति उसके मन में ममता उमड़ आई और वह उसे बचाने की पूरी कोशिश में लग गई और वह सफल भी हुई। लगभग आधा घंटे की मशक्कत के बाद वह उस बच्चे को गोदी में लेकर उस तालाब से बाहर निकली। लेकिन जानकी यह नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है। इतने में उसकी एक सखी ने कहा, मैं इस बच्चे को पहचानती हूँ, यह पास के एक ठाकुर का बेटा है, उनका यह इकलौता ही है। और वह सब उस बच्चे को लेकर उसी घर की ओर चल पड़ी और जरा देर में उस घर के पास पहुंचकर खटखट करते हुए आवाज लगाई। इतने में दरवाजा खुलता है और ठाकुर ठाकुराइन दोनों जानकी के दोनों हाथों में अपने बच्चे को देखकर चिल्ला पड़े, मानो उनके होश ही उड़ गए हो। वे दोनों यह कहकर रो पड़े कि यह तो खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ, तुम सबको कहाँ मिला। उनके इस सवाल का जानकी ने जवाब दिया, हम सब बाग में झूला झूल रही थी। इतने में इसकी चिल्लाने की आवाज आई और यह तालाब में डूब रहा था, तो मैंने इसे कूदकर तालाब से इसकी जान बचाई और आपके पास लाई हूँ। इस पर सब सखियां कहने लगी, अगर आज जानकी ना होती तो ठाकुर जी आपका बच्चा इस दुनिया में ना होता। यह सुनकर ठाकुर ठाकुरानी दोनों जानकी के पैर छूने लगे और कहा, आज आपने मेरे बच्चे को बचाया, मैं कभी आपके जीवन में काम आऊं तो बेहिचक कहिएगा। जानकी उनके बच्चे को उनके सुपुर्द करते हुए बोली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ईश्वर का हाथ सिर पर है तो सब कुछ संभव है, आप अपने बच्चे की देखभाल कीजिए। यह कहकर जानकी समेत सारी सखियां वापसी की ओर लौट पड़ी। जानकी बार बार अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर किसी को मेरे काम ही आना है तो बस अपने हृदय से यही दुआ दे कि मेरे ससुराल में सब ठीक हो जाए। जानकी घर आकर चुपचाप खाट पर लेट गई, लेकिन उसके कानों में अभी भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। आज जाने जानकी के हृदय में किस ममता ने आंखें खोल दी थी और वह करुणा से भर उठी थी। अभी तक तो वह सासू माँ के मुंह से अपने लिए बांझ शब्द ही सुनती आई थी। ईश्वर ने उसे अभी तक औलाद नहीं दी थी, लेकिन आज उस बच्चे के चिल्लाने में उसमें माँ की ममता के भाव उमड़ आए थे। आज जानकी चाहती तो जाने उस बच्चे के लिए क्या क्या कर देती और ईश्वर से बार बार उस बच्चे के प्राण के सुरक्षित होने की प्रार्थना किए जा रही थी। शायद यही सब गुण उसे जानकी से देवी बनाने के लिए उसके जीवन पथ पर आगे लिए जा रहे थे। उसका मन निस्वार्थ से भरा हुआ था, कभी किसी से कोई आशा ना करना, यह उसके मन का एक मजबूत दृढ़ निश्चय था। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। जानकी दरवाजा खोलती है तो देखती है पिताजी हाथ में 2 थैला लिए अंदर आती है और कहती है, जानकी ले तेरे लिए पसंद के फल लाया हूँ, खा पी कर तंदुरुस्त हो जा। यह कहकर अचानक वह जानकी से पूछ बैठे, अच्छा यह बता आज क्या हुआ। मैं वापस आ रहा था तो ठाकुर जी मिले थे, वह बता रहे थे तूने उसके बच्चे को डूबने से बचाया, क्या यह सच है, और बहुत दुआएं भी दे रहे थे तुझे। यह सुनकर जानकी ने सारा हाल अपने पिताजी को बता दिया।
आज उसके पिता बहुत खुश हो रहे थे और अपने दिए संस्कारों पर उन्हें नाज हो रहा था। और जानकी को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। वे उसके लिए सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, जीवन में ऐसे पल बहुत कम आते हैं और तुमने यह बहुत पुण्य का काम किया। किसी के बच्चे की जान को तुमने बचा लिया। तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इस पर अखंड विश्वास रखना। जानकी अपने पिता के बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, जो सालों पहले धूमिल हो चुकी थी। आज वही बातें फिर से उसके मस्तिष्क पटल पर ताजा होकर उभर आई। लेकिन जब तब जानकी के दिलो दिमाग पर अपने ससुराल का ही माहौल घूम जाता है, क्योंकि उसने अब तक अपने माँ पिता को अपने ससुराल की कोई बात नहीं बताई थी। बस यह कहती आई थी कि मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अंदर का हाल केवल जानकी को ही पता था। हर पल उसे डर रहता है, जाने कब कौन उस पर कौन सा इल्जाम लगा दे। अब उसे जीवन में किसी चीज का कोई मोह नहीं रह गया था। बस हर समय किसी न किसी नई चुनौती का सामना ही करना जैसे उसके जीवन का ध्येय बन चुका था। और वह भी मजबूत चट्टान की तरह अड़िग रहती नई चुनौती का सामना करने के लिए। शायद यही जीवन है। लेकिन वह चाहकर भी हार के इल्जाम को भूल नहीं पा रही थी और उसे बारी बारी अपने ससुराल का हर चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। किस तरह उन लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और हार मिल जाने के बाद सब लोग बदल गए। क्या यह एक गरीब बाप की बेटी होने का पाप है? क्या गरीबी आज समाज में एक अभिशाप है? अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। जानकी दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अपने पति को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी तो 1 महीना ही हुआ है उसे आए हुए ससुराल से। वह तो 3-3 महीने तक यहाँ पड़ी रहती थी तो कोई सुध लेने भी नहीं आता था। आज अचानक 1 महीने के बाद ही वह भी अपने पति देव को देखकर बहुत अचंभित हो रही थी। पीछे से जानकी के पिता पूछते हैं, बेटी कौन है? लेकिन तब तक वह अपने दामाद को देखकर बहुत खुश होते हुए कहते हैं, अरे दामाद जी, आओ आओ, मुझे पता था तुम जानकी का हाल लेने जरूर आओगे। लेकिन जानकी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पति के आने के पीछे कोई कारण जरूर है। जानकी से रहा नहीं जाता है और वह पूछ लेती है, क्या हुआ, इस बार आप बहुत जल्दी आ गए मुझे लेने? इस पर जानकी का पति कहता है, हाँ, वह माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे आते ही महाराज भी अपने घर गांव चले गए और भाभी भी। यह सुनते ही जानकी कहती है, आपकी भाभी ने कभी घर का तिनका छुआ भी है? जानकी को तुरंत लगने लगता है कि घर में कोई काम करने वाला नहीं है, इसीलिए उसका पति उसे लेने आया है। यह सुनते ही जानकी के पिता कहते हैं, बेटी, काम तो सब जगह करना ही पड़ता है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल। तुम जब से यहाँ आई हो यहाँ भी तो काम ही कर रही हो। दामाद जी की बातों का इस तरह जवाब नहीं देते। मैं तेरी विदाई की तैयारी कर देता हूँ। जा, वहाँ पर समधन को तकलीफ हो रही है। मेरा क्या है, मैं जैसे तैसे दिन काट लूँगा। 1-2 दिन में तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। और हाँ, चलो, आज एक जरूरी बात भी करनी है। आज दामाद जी सामने है। यह कहकर जानकी के पिता उन दोनों के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ मेरे ना रहने के बाद यह घर वसीयत मैं अपनी बेटी जानकी और तुमको दे दूंगा। यह सुनकर जानकी तुरंत बोल पड़ती है, नहीं पिताजी, मुझे कोई लालच नहीं है। आपने मेरी शादी कर दी, अब तो मेरा घर संसार ससुराल ही है। आपको यह घर किसी गरीब को दान दे देना चाहिए, जिससे किसी का भला हो सके। यह सुनकर जानकी के पिता कहते हैं,
तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मुझे ईश्वर ने संतान के रूप में तुम जैसी बेटी दी है तो मैं तुमको ही यह घर वसीयत में लिख दूंगा। आज जानकी के पिता के मन में खटक रही बात जैसे बाहर सामने आना चाहती हो। वह जानकी के पति अपने दामाद को तंज कसते हुए कहते हैं, जब मेरी बेटी के पास पहनने को अच्छी साड़ी नहीं नसीब है तो मेरे न रहने के बाद उसे मैं उसके सिर पर छत तो देकर ही जाऊं। और दामाद राजा, तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते हो, यह मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो रहा है। जानकी मुझसे कुछ कहती नहीं, लेकिन मैं इसका बाप हूँ और हर बाप अपनी बेटी की बिना कहे हर बात समझ जाता है और मैं भी समझता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ। यह सुनकर जानकी का पति सक पका जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी आप? यह कहते हुए जानकी के पति की जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से सच्चाई छुप नहीं रही थी। उसकी बात को काटते हुए जानकी के पिता बीच में ही कहते हैं, दामाद जी, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर वालों की ना सुनिए, केवल अपनी पत्नी की सुनिए, आप उनकी भी सुनिए, लेकिन आप अपनी पत्नी का भी ख्याल रखिए। इस बार मुझे जानकी को देखकर बहुत दुख हुआ। जानकी अपने पिता की यह बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। जो बात आज तक वह अपने ससुराल से ना कह पाई, अपने मन की बात अपने पति से ना कह पाई, आज उसके पिता ने सब राज खोलकर उसके पति के सामने रख दिया। जानकी के पति को कहीं ना कहीं आज अपने में कमी लग रही थी, क्योंकि वह जानता है कि जानकी के पिता कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज उन्होंने जो बोला है यह बातें सब सत्य है। वह अपने आप में सुधार करने की कोशिश को अंदर ही अंदर ठान ली है और जानकी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। ससुराल में कदम रखते ही जानकी की उसकी सासू माँ बड़े ही प्यार से बोली, आओ बहू, तुम्हारे बिना घर कितना सूना लग रहा था, तुम्हारे रहने से घर में चहल पहल बनी रहती है। जानकी यह सुनते ही बिल्कुल अचंभित रह गई। जिस उर्मिला देवी ने आज तक जानकी के लिए दो मीठे बोल नहीं बोले, आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतने ही मुंह से फूल बरस रहे हैं। लेकिन उर्मिला जी की इन चुपनी चुपड़ी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसे पता था अभी जरा देर में सब अपने रंग में आ जाएंगे। उसकी जेठानी तो कमरे से भी नहीं निकली कि कम से कम शकल ही देख ले और दिखा दे, इसीलिए जानकी को किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। जरा देर बाद ही उर्मिला देवी कर्कश स्वर में कहने लगी, अब बैठी ना रह, चल उठ, देख रसोई में कितना काम पड़ा है। महाराज जी जब से तू गई है तब से वह भी अपने गांव चले गए हैं। कितने दिन हो गए पकोड़े नहीं खाए, आज वही बना सबके लिए और बढ़िया खट्टी मीठी चटनी। लेकिन अपनी जीजी से पूछ लेना कि उसे कौन सी अच्छी चटनी लगती है, वह ज़्यादा तीखी नहीं खाती। यह सुनते ही जानकी अपने मन में कहने लगी, आ गई सासू माँ अपने रंग में। यह सब खड़ा जानकी का पति राम बाबू सुन रहा था और अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसके अपने घर वालों में ही कमी है, जो आज तक उन्होंने जानकी को ना पहचाना, एक नौकरानी की तरह ही काम लिया। जानकी रसोई में पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी। इतने में पीछे से राम बाबू जानकी से कहता है, ला मैं तेरी मदद करा दूं। यह सुनते ही जानकी बोली, आज क्या बात है जो आप मेरी मदद करने लगे? मैं अभ्यस्त हूँ, मैं काम से नहीं डरती, बशर्ते बस केवल सामने वाला प्यार से बोल दे। राम बाबू समझ रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल ना सका। वह अब सही मौके के इंतजार में था जिससे वह जानकी के पक्ष में बोल सके। जानकी मंदिर की सफाई कर दे, देवता भी तब से ऐसे ही बैठे हैं, मैं नहा कर आती हूँ, पूजा करनी है और जल्दी से खाना भी बना ताकि भगवान का भोग लगाऊं। यह कहती हुई उर्मिला देवी नहाने चली गई। इतने में बड़ी तेज गिरने की आवाज आती है। जानकी दौड़कर देखती है तो उर्मिला देवी का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ी है।
घर के सभी लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन बड़ी बहू अपने कमरे में ही बंद रहती है। जानकी दौड़कर अपनी सासू माँ को उठाती है और पूछती है, माँ चोट तो नहीं लगी? लेकिन जानकी की सासू माँ खड़ी नहीं हो पाती। देखने पर पता चलता है कि पैर की हड्डी टूट गई। अब जानकी और राम बाबू उर्मिला देवी को उठाकर बिस्तर पर लाती है। दर्द के मारे उर्मिला देवी चिल्ला रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर टूट गया है, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, अब मुझे एक गिलास पानी कौन देगा? यह सुनकर जानकी बोली, माँ जी आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आज पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन उर्मिला देवी की बड़ी बहू उनके पास उन्हें देखने भी नहीं आई, ना ही अपने कमरे से निकली। जानकी दिन रात अपनी सासू माँ की सेवा में ही लगी रहती। यह बात राम बाबू को भी अब समझ में आ रही थी। आज आखिर उसने अपनी भाभी के कमरे में जाकर यह बात कह दी। क्या बात है भाभी, माँ को गिरे हुए आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, आप उन्हें देखने भी नहीं जा सकती, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती जरा देर के लिए? मैं बड़े घर की हूँ, यह सब काम मेरे घर के नौकर करते हैं। यह सुनते ही राम बाबू भौचक के रह गए और उसके मुंह से यह शब्द निकल पड़े, क्या घर के बड़ों की देखभाल यह नौकरों के हिस्से में आता है? घर के सदस्यों के हिस्से में नहीं आता यह सब? यह तो मैंने आपके ही मुंह से सुना है। यह सुनकर शीला भड़क उठी, ज्यादा जुबान ना चलाओ, मैं तेरे भैया से शिकायत कर दूंगी तेरी। अगर भैया को ही यह सब दिखता तो आप कमरे के अंदर ना बंद रहती। यह कहता हुआ राम बाबू भाभी के कमरे से बाहर निकल जाता है। यह सुनते ही रमाकांत अपने छोटे बेटे से पूछते हैं, क्या हुआ, किस पर गुस्सा हो रहे हो? यह सुनते ही राम बाबू अपने बड़े भाई धीरज पर गुस्सा उतारता हुआ अपने पिता से कहता है, एक बात बताइए पिताजी, वैसे तो मैं अपने बड़े भाई का कभी नाम नहीं लेता, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि धीरज भैया को इतना भी नहीं दिखता कि माँ इतने दिन से बिस्तर पर है। वे अपनी पत्नी से कहकर यह नहीं कह सकते कि वह 2 घड़ी माँ के पास भी जाए। बेटा शीला बड़े घर की है, वह यह सब काम कहाँ कर पाएगी? यह सुनते ही राम बाबू अपने पिता की बात बीच में ही काट कर कहता है, क्या बात कही आपने पिताजी? वाह वाह, घर के काम काज तो कभी करती नहीं भाभी, केवल जानकी ही सब संभालती हैं। आज माँ बिस्तर पर है तो यह भी काम के हिस्से में आता है, यह तो एक सेवा होती है। आप लोगों को हमेशा अपनी बड़ी बहू की तरफदारी करनी आती है, बस हर बात में किसी न किसी तरह उनका पक्ष लेना आता है। क्या पैसे में इतना दम होता है कि सामान्य व्यक्ति की कोई कदर ही नहीं होती? आज राम बाबू की बातों में उग्रता देख रमाकांत जी कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो राम तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ पिताजी। राम बाबू आवेश में अपने पिताजी को जवाब देता हुआ कहता है। आज राम चुप नहीं रहने वाला था, वह हर बात की खाल उधेड़ कर रख देना चाहता था। रमाकांत जी राम बाबू की बातों से अंदर ही अंदर सहमत थे, लेकिन वह उर्मिला देवी अपनी पत्नी की वजह से कुछ नहीं घर में बोल पाते थे, क्योंकि उनके बोलते ही सब उनकी बातों को काट देते थे। आखिरकार उन्होंने आज अपने बेटे राम बाबू से कहा, क्या तुम क्या समझते हो? क्या मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की वजह से चुप हो जाता हूँ। तुम्हारी माँ की आंखों पर तो जैसे शीला के ससुराल वालों के धन दौलत की पट्टी बंधी हुई है, उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन चिंता मत करो, सब पलट कर रख देता है। तुम्हारी माँ की आंखें भी अब खुल जाएगी। क्या वह नहीं देख रही कि दिन रात जानकी उसके पास लगी हुई है, और उसकी बड़ी बहू जिसकी वह तारीफों के पुलिंदे बांधती फिरती थी, शीला एक बार भी उसके पास नहीं आई। यह सुनकर राम अपने पिताजी से कहता है, क्या पिताजी आप में बोलने की हिम्मत नहीं है? आखिर सच का साथ देना चाहिए। यह बात शीला सुन लेती है। वह आकर अपने ससुर और अपने देवर के सामने कहती है, मेरे माँ बाप ने इतना दहेज दिया है, पैसों से तोल दिया है आप लोगों को, क्या इस दिन के लिए कि मैं सबकी सेवा करूं? ज़्यादा ही सेवा की पड़ी है।
तो नौकर रख लीजिए और देवर जी आप ज़्यादा ना सुनाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनते ही राम गुस्से में आकर बोला, चली जाइए, देखते हैं आप कितने दिन अपने मायके में रहती हैं। काम यहीं के लोग आएंगे। आपका जितना घमंड है अपने मायके वालों पर, सारा का सारा धरा रह जाएगा। यह सुनते ही शीला बौखला उठी और वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई, यह कहकर कि अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, जहाँ मेरी कोई कद्र नहीं, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, बस केवल यह लोग पैसा लेना जानते हैं। रमाकांत ने अपने बेटे राम से कहा, इसीलिए मैं कह रहा था बेटे तुझसे कि चुप हो जा, अब यह तमाशा करेगी। मैं जिंदगी भर इस घर की इज्जत के लिए चुप रहा। यह सुनते ही राम बोला, करने दीजिए तमाशा पिताजी, मैं भी देखता हूँ कितना तमाशा करती है। इतने में ही दरवाजे पर खटखट होती है। राम दरवाजा खुलता है तो उसका भाई धीरज घर के अंदर दाखिल होता हुआ कहता है, क्या हुआ, तेरी भाभी कैसी है? इस पर तुरंत राम ने कहा, इसी जगह भैया, अगर माँ को पूछ लिया होता। यह सुनते ही धीरज पलटकर राम को देखता हुआ कहता है, क्या तू कहना क्या चाहता है? क्या मैं माँ को नहीं पूछता? वह तो मुझे पता है आप कितना पूछते हैं। एक भी दिन आप लोग माँ के पास गए हैं? राम ने तुरंत बात का जवाब देते हुए कहा। यह सुनते ही धीरज बोला, क्यों, मैं कल भी गया था माँ के पास। इस तरह के जाने से क्या होता है? उनकी दवाइयाँ, उनकी सेवा, इन सब से मतलब है आप लोगों को? ना आपको मतलब है, ना आपकी पत्नी को मतलब है। आज राम के बदले तेवर से धीरज हद पर था और उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ है राम तुझे आज? किसी ने तेरे कान भर दिए हैं क्या? मेरे कान नहीं भरे किसी ने बड़े भैया, मेरी आंखें खुल गई हैं। राम तू ज़्यादा बोल रहा है, मत भूल तेरी भाभी बहुत बड़े घर से है। भाभी बड़े घर से है तो क्या भैया, हम लोग घर से निकल जाएंगे। इतने में ही शीला रोती हुई अपने पति के पास आती है और कहती है, मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। यह सुनते ही धीरज राम और अपने पिता पर बरस पड़ता है। बस यही चाहते थे ना आप लोग कि शीला अपने मायके चली जाए। अपने बेटे धीरज की बातें सुनकर रमाकांत जी बोले, अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने तो कभी नहीं कहा शीला घर छोड़कर जाए, वह खुद ही तैयार है जाने को, तो मैं क्या करूं? यह सुनकर राम अपने पिता से कहता है, जाने दीजिए पिताजी, मैं भी देखता हूँ कौन कितने दिन रखता है ब्याहता लड़की को अपने घर। जानकी यह देखते ही अपनी जेठानी शीला को रोकती है, नहीं जीजी, यह आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएगी। शीला यह सुनते ही जानकी को कहती है, सारा किया धरा तेरा ही है, तूने ही आग लगाई है इस घर में, सबको मक्खन लगाती रहती है। यह सुनते ही राम अपनी भाभी पर भड़क उठा, भाभी चुप हो जाइए, जानकी ने कुछ नहीं किया है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा और आभास किया है वही मैंने बोला है, इसमें जानकी की कोई गलती नहीं है। यह सुनते ही शीला अपने देवर राम पर तेवर दिखाती हुई कहती है, हाँ हाँ, अपनी पत्नी का ही तो पक्ष लोगे तुम, और किसी का थोड़ी ना लोगे। यह सुनते ही रमाकांत जी कहते हैं, बड़ी बहू ये तुम क्या कह रही हो? जानकी अभी तक अपने मायके में थी, महाराज अपने गांव गया हुआ है, किसी को एक गिलास पानी तक तुमने नहीं दिया। तुम्हारी सासू माँ ही सारा घर का काम कर रही थी, आज तुम्हारी सास बिस्तर पर है, क्या तुम देखने गई थी एक बार भी? राम सही ही तो कह रहा है, और जानकी तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। हो तो तुम जानकी पर ही गुस्सा झाड़ रही हो, तुम्हें जाना है तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। इस पर जानकी फिर अपने ससुर रमाकांत जी से कहती है, नहीं पिताजी, इसमें घर की कोई इज्जत नहीं है। अगर जीजी अपने मायके चली जाएगी तो लोग पूछेंगे, समाज में, अगल बगल, रिश्तेदारी में क्या जवाब देंगे आप? इस पर राम जानकी को चिल्लाता हुआ कहता है, तब की तब देखी जाएगी, अभी जाने दो भाभी को। इस पर धीरज अपने भाई राम पर रोब दिखाता हुआ कहता है, क्या इस घर पर तुम्हारा ही कब्जा है, हमारा कुछ नहीं।
इस पर राम तुरंत कहता है, इस पर घर में कब्जे वाली बात कहाँ से आ गई। इस पर तुरंत धीरज अपने पिता रमाकांत जी से कहता है, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, घर का बंटवारा कर दीजिए। मेरी पत्नी अपने मायके से धनी है, इससे इस घर में सबको जलन होती है। इस पर जानकी हाथ जोड़कर अपने जेठ धीरज से कहती है, नहीं भैया, मुझे कोई जलन नहीं है, आप जो कहे मैं कर दूं। आप लोग यह घर छोड़कर मत जाइए। यह देखकर रमाकांत जी जानकी से कहते हैं, छोटी बहू, रहने दो इन लोगों से गिड़गिड़ाने की, और सुन लो धीरज, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। इस घर में तुमने अभी तक लगाया ही क्या है, यह तो सब मेरा बनाया हुआ है। बात जरा सी तुम्हारी माँ की सेवा की आई तो आज बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और सुन लो, तुम्हारी पत्नी ने तो मुंह दिखाई में तुम्हारी माँ से हीरे का हार मांग लिया था, और जानकी ने कुछ भी नहीं, और उसके हिस्से में केवल एक चांदी का हार ही आया, लेकिन उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारी पत्नी अगर बड़े घर से है तो यहाँ भी उसको कम सुविधा नहीं थी, कभी घर का तिनका नहीं छुआ उसने। जानकी बराबर एक नौकरानी की तरह उसकी सेवा करती रही, लेकिन आज तक तुमने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब तुमको सच का आईना देखने को मिला तब तुम्हें इतना तेवर चढ़ाया। ये सुनते ही धीरज बोला, ठीक है, मुझे ही तेवर चढ़ा है, आप लोग तो बहुत प्यार से बोल रहे हो। राम और जानकी दोनों ने मिलकर आपके कान भर दिए हैं। धीरज, मेरे कोई कान नहीं भर सकता, मैंने आज तक अपनी आंखों पर विश्वास किया है। ये तुम कान खोलकर सुन लो, बस मैंने जरा देर में मुंह खोला इस घर में, बस यही मेरी गलती है। तमतमाते हुए रमाकांत जी बोले। जानकी अपने जेठ धीरज से कहती है, जेठ जी, ना मैंने कभी अपने पति के कान भरे हैं, ना ही मुझे यह सब बातें अच्छी लगती हैं। बात जहाँ तक कब्जे और घर के बंटवारे की है तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। यह घर आपका है, आप लोग रहिए। यह सुनते ही रमाकांत जी कहते हैं, नहीं जानकी, तू घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अभी तक तू नहीं थी तो इस घर में कोई चहल पहल नहीं थी, ना ही कोई देखभाल करने वाला था। तू चली जाएगी तो तेरी माँ को कौन देखेगा। यहाँ पर तो बस सब बातें बड़ी बड़ी करने वाले हैं। जब भी किसी काम की बारी आती है तो बस सब लड़कर खड़े हो जाती हैं। पिताजी, जिस बात से घर में शांति सुकून हो वही काम करना चाहिए। अगर यही बात है तो यदि तुम कहो तो मैं इस घर का बंटवारा कर देता हूँ, लेकिन छोटी बहू, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं पिताजी, मैं इस घर का बंटवारा कभी नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ बस सब घुल मिलकर सुख और शांति सुकून खुशी के एक साथ रहे। यह सुनकर रमाकांत जी अपने बड़े बेटे धीरज और अपनी बड़ी बहू शीला से कहते हैं, सुन लो तुम लोग, देख लो जानकी के विचार, वह इस घर के लिए क्या नहीं करना चाहती। राम, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे जानकी जैसी पत्नी मिली। संस्कार में यह हम सबसे बहुत अमीर है। ऐसे धन का क्या फायदा जहाँ सिर्फ ग्रह क्लेशी रहता हो। अरे माँ जी, दवा का समय हो गया। ये कहते हुए जानकी माँ जी के कमरे की ओर चल दी। शीला और धीरज भी अपने कमरे की ओर चल देते हैं। राम बाबू केवल अपने पिताजी के पास बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। राम को देखकर रमाकांत जी कहते हैं, क्या सोच रहा है बेटा, किस गहरी सोच में डूबा है। लेकिन राम पर तो जैसे जू भी नहीं रेंग रही। वह इतनी गहरी सोच में डूब गया कि उसे अपने पिता की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। इतने में दरवाजे पर खटपट होती है। रमाकांत जी दरवाजा खोलने आते हैं तो देखते हैं महाराज जी अपने झोले के साथ खड़े हैं। उन्हें देखकर रमाकांत जी कहते हैं, अरे आओ महाराज, इस बार बहुत दिन लगा दिए, क्या हुआ, सब खैरियत तो है। रमाकांत जी के पैर छूते हुए महाराज जी कहते हैं, जी मालिक, सब बढ़िया है, जरा मेरी तबीयत नासाज हो गई थी, इसीलिए थोड़े दिन लग गए आने में। यह सुनते ही रमाकांत जी बोले, हाँ मुझे लग तो रहा था ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना तुम तो अपने निश्चित समय पर हमेशा आ जाते हो। महाराज बारी बारी सबके कमरे में जाते हैं और सबके पैर छूते हैं। जैसे ही उर्मिला देवी के पास जाते हैं और पूछ बैठते हैं, अरे माँ जी ये कैसे हुआ। यह कहकर वह उर्मिला देवी के पैर छूते हैं। पास खड़ी जानकी को देखते हुए महाराज जानकी के जैसे ही पैर छूने को आगे बढ़ते हैं। जानकी कहती है, बस बस महाराज जी, मैंने पिछली बार आपको मना किया था। यह कहकर वे महाराज जी के लिए मीठा पानी लेने रसोई की ओर चल देती हैं। इतने में उर्मिला देवी महाराज को सारा हाल बताती हैं।
और ये कहते हुए इसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि अगर जानकी ना होती तो मुझे समय से कोई भी दवा ना देता, कोई मेरी सेवा ना करता। यह सुनकर महाराज जी कहते हैं, मुझे आपके बताने से पहले से ही पता है, यह छोटी बहू ही है जो आपकी देखभाल कर रही है। इतने में जानकी मीठा पानी लाकर महाराज जी को देते हुए कहती है, महाराज जी पहले पानी पीजिए, फिर कोई बात कीजिए। इधर शीला अपने पति से कहती है, पता नहीं जानकी क्यों बीच में आ गई, हर बार यह मेरे काम में अड़ंगा लगाती रहती है। घर का बंटवारा हो जाता तो अच्छा तो था ना, कम से कम यह घर हमारे हिस्से में तो आ जाता। यह सुनकर धीरज कहता है, अरे तो इस घर में जानकी और राम बाबू का भी तो हिस्सा है। यह सुनकर शीला कहती है, होगा, मुझे तो इस घर में ज़्यादा हिस्सा चाहिए, मुझे बड़े घर में रहने की आदत है। जानकी तो वैसे भी गरीब घर की है, मैं तो एक कमरे में भी गुजर बसर कर लेगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन पिताजी यह होने नहीं देंगे, वह इस घर के बराबर हिस्से करेंगे। ये सुनकर शीला भड़क जाती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और गुस्से में तमतमाकर वह अपनी सासू माँ के पास जैसे ही कमरे के बाहर निकलती है, पीछे से धीरज तुरंत शीला को रोकता हुआ कहता है, अभी माँ को यह सब मत बताना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो सदमे में उनकी जान चली जाए। लेकिन शीला का कोई परवाह नहीं थी, वह बोली, जान जाती है तो जाए, इस घर का हिस्सा मेरे हाथों से चला जाएगा तो उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। यह सुनकर धीरज शीला का हाथ पकड़कर कमरे में लाता हुआ कहता है, मुझे फिक्र है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जाकर कुछ भी कह दूँ, मैं मौके की तलाश में हूँ। यह सुनकर शीला आंखें दिखाते हुए धीरज को कहती है, मौके की तलाश करते करते तो इतने साल बीत गए, आज मैं जाकर खुद बात करूंगी सासू माँ से। और वह जाकर सीधे उर्मिला देवी के कमरे में दाखिल हो जाती है। शीला को देखते ही उर्मिला देवी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि हो सकता है मेरी बहू मुझे देखने आई हो। और पास बैठे महाराज जी उठकर खड़े हो जाते हैं, आइए बड़ी बहू, यह कहते हुए उधर जानकी माँ के सिरहाने के पास खड़ी होती है। शीला ने जाकर अपने तीव्र स्वर में चिल्लाते हुए अपनी सासू माँ के सामने यह सवाल रख दिया, सासू माँ एक बात बताइए, क्या मेरा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है? क्या मैं आपकी चहेती बहू नहीं हूँ? यह सुनते ही उर्मिला देवी आश्चर्य में पड़ जाती है और दर्द से कराहती हुई कहती है, किसने कहा तेरा हिस्सा नहीं है? आखिर यह घर सबका है। पास खड़ी महाराज जी बड़ी बहू के मुंह से यह बात सुनकर सन्न रह जाती है और जानकी भी जिस बात को वह संभालती चली आ रही थी, आज उसकी जेठानी ने सब पर पानी फेर दिया। सासू माँ, इस घर का बंटवारा कर दीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, और मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं बड़े घर से हूँ, मुझे बड़े घर में रहने की आदत है, मैं छोटे छोटे कमरों में नहीं रह सकती। यह सुनते ही उर्मिला देवी का मुंह पीला पड़ गया और वह बड़ी बहू की बातें सुनकर कुछ बोल ना सकी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से उनके मुंह से बस यह बात निकली, ईश्वर ने मुझे यह दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? पास खड़े महाराज जी को आज गुस्सा आ गया था बड़ी बहू के ऊपर, अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, देख लिया मालकिन, लाड़ प्यार दुलार का नतीजा। और बड़ी बहू, आप इतने अच्छे परिवार को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हैं? इन लोगों ने तो आज तक आपकी तरफदारी ही की है और आप इनके जीते जी यह बात कैसे कह सकती हैं? इतने में शीला महाराज को तेवर दिखाते हुए कहती है, महाराज जी अपनी हद में रहिए, यही के टुकड़ों पर पले हैं आप, आपके मुंह में भी इतनी जुबान आ गई कि आप मुझे बात सुनाएंगे, मैं आपको इस घर से छुट्टी दे दूंगी। यह सुनते ही जानकी शीला से कहने लगी, जी महाराज जी को ऐसे मत कहिए, चुप हो जाइए, माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो क्या होगा? शीला ने जानकी को झिड़कते हुए कहा, चुप हो जा, तेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। जी मैंने क्या किया है? जानकी की यह बात सुनकर शीला तुरंत आग की तरह भभक उठी। तूने क्या किया है?
अरे तूने ही तो ये सब कुछ किया है। सबके मुंह पर लगाने के लिए असली घी मक्खन कटोरा तेरे ही हाथ में तो है। शीला के मुंह से यह बात सुनते ही जानकी बोली, यह क्या कह रही है जीजी आप? मैं तो इतने दिनों से यहाँ थी भी नहीं, अपने पिता के घर पर थी। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, जिससे बात घर के बंटवारे तक आ गई। शीला ने जैसे ही जानकी की बात सुनी, तुरंत बीच में तपाक से बोल पड़ी, इस घर पर तू नजर भी मत रख, यह घर मेरा है, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। यह सुनते ही उर्मिला देवी तुरंत बोल पड़ी, बड़ी बहू ये तुम क्या कह रही हो? इस घर में जानकी का भी हिस्सा है, वह मेरी छोटी बहू है। जानकी आज सासू माँ से अपने लिए छोटी बहू सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी, मानो उसको जाने क्या मिल गया हो। अपनी सासू माँ के मुख से जानकी के हिस्से की बात सुनकर शीला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो आपको अपनी छोटी बहू बहुत प्यारी है, ऐसा क्या उसने जादू कर दिया आप पर, जो आप इसकी तरफदारी करने लगी? अब इसमें तरफदारी की क्या बात है बड़ी बहू? आखिर जब से मेरे पैर की हड्डी टूटी है और मैं लगातार बिस्तर पर हूँ, इतने दिनों से तुम कितनी बार आई हो मेरे पास, हाल पूछने भी नहीं आई, लेकिन जानकी दिन रात मेरी सेवा में लगी हुई है। मैंने जबकि आज तक इसको प्यार से छोटी बहू के नाम से भी कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इसने किसी भी बात को अपने दिल में ना रखकर निश्चल भाव से मेरी देखरेख करती चली आ रही है। यह सुनकर शीला अपनी सासू माँ को आंखें दिखाते हुए कहती है, हाँ तो गरीब घर से है तो नौकरों की तरह तो काम करना ही पड़ेगा इसको। इस पर उर्मिला देवी ने झट से शीला की जुबान पकड़ ली, गरीब अमीर की इसमें क्या बात है, यह तो अपने अपने स्वभाव की बात है। जानकी गरीब होते हुए भी मन की अमीर है, और तुम इतनी अमीर होकर भी अंदर से इतनी कंगाल हो कि इस घर में हिस्सा मांग रही हो, वह भी पूरे घर पर कब्जा करने की बात सोच रही हो। वह सोना ही सोना क्या जो कान काट दे, ऐसी अमीरी का क्या फायदा? तुम अमीर होगी अपने मायके की, जानकी यदि गरीब है तो वह भी अपने मायके से। मेरे घर में मेरे लिए सब बराबर है, इस घर में दोनों का बराबर हिस्सा है। इस पर शीला तुरंत अपनी सासू माँ से तीव्र स्वर में बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं दहेज ज्यादा लाई हूँ, मेरे मायके वालों ने आपको भरपूर धन संपत्ति दी है, इसीलिए इस घर पर मेरा ही कब्जा है। यह सब सुनकर जानकी ने कहा, अच्छा जीजी आप बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं इस घर में ना रहूं, मुझे कुछ नहीं लेना इस घर में, वैसे भी मुझे कोई लालच नहीं है घर के हिस्सेदारी की। यह सुनकर उर्मिला देवी कहने लगी, नहीं जानकी तुम चुप रहो, यह इसकी मन घड़ बातें बहुत हो गई। शीला अपने प्रति अपनी सासू माँ के बदले व्यवहार से बिल्कुल अचंभित थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था, कल तक जो उसकी सासू माँ इतनी बड़ाई करती थी, हर समय उसके पक्ष में बोलती थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतना रूखा व्यवहार हो गया? जानकी ही उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। यह सब सोचते ही शीला का खून खोल उठा और वह गुस्से में बोल पड़ी, ठीक है सासू माँ, जो आपने मुझे दिया हो ले लीजिए, मैं आपको हार दे देती हूँ जो मैंने आपसे मांगा था। यह कहकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। यह सुनते ही जानकी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, जीजी ये क्या कह गई और वे क्यों अपना आहार वापस दे रही है? यह सुनते ही उर्मिला देवी बोली, अरे देखती जा छोटी बहू, उसने केवल मुंह से कहा ही है, हम भी देखें कि वह हार कैसे निकालती है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आज तक इस घर में इन लोगों ने एक दमड़ी तक नहीं लगाई। मेरे पास इसलिए नहीं आते कि कहीं दवाइयों का खर्चा ना इनके ऊपर आ जाए। मैं भी तो देखूं कैसे यह हार वापस करती है मुझे। और फिर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, यह अपने आप ही बोल कर गई। उधर शीला अपने कमरे में यही सोच रही है कि मैंने हार की बात क्यों कही, इतना कीमती हार मेरे हाथ आया है, मैं क्यों वापस करूं? इसी उधेड़-बुन में शीला लगी हुई थी। इतनी देर में धीरज कमरे में आता है। शीला को इतनी गहरी सोच और चेहरे पर परेशानी की लकीरों को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? शीला धीरज को देखकर मुंह घुमाती हुई कहती है, कुछ नहीं। इतने में बड़ी तेज से धीरज से बोली, एक बात बताओ,
मुझे जो हार मिला है क्या मैं उसे वापस कर दूं? क्यों, किसने कहा तुमसे? शीला की बात सुनकर धीरज बोला। अपने जवाब में शीला कहती है, मैं खुद गुस्से में बोलकर आई हूँ सासू माँ को। यह सुनकर धीरज बोला, तब कोई बात ही नहीं, जाओ वापस कराओ। नहीं, मैं नहीं वापस करूंगी, तुरंत शीला ने जवाब दिया। यह सुन धीरज बोला, तब तुमने बोला ही क्यों? उधर उर्मिला देवी जानकी से कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी जीजी हार लेकर नहीं आई? कहकर तो बड़ी तैस में गई थी, मैंने तुझसे कहा था ना। वह बस कह कर ही गई है, निकालने में उसकी जान निकल जाएगी। उसकी बस हर तरफ से लेने की आदत है और सुनाती रहेगी, मैं बहुत बड़े घर से हूँ। इतने में जानकी उर्मिला देवी से कहती है, छोड़िए माँ जी, आप इन सब बातों को ज़्यादा ना सोचिए, आप दवा खाकर आराम कीजिए, वरना आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।